नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक बड़ी कामयाबी। पालघर स्थित MT5 का 1.48 किलोमीटर लंबा ब्रेक थ्रू पूरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के नए मानक स्थापित। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत लगभग 41,800 करोड़ रुपए निवेश वाले 22 नए प्रस्तावों को दी मंजूरी। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला। ममता सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने का लगाया आरोप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बोला हमला। कहा, कुछ देश जानबूझकर आतंकवाद को रखे हुए हैं जारी। कहा, हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का है अधिकार। और उत्तर भारत में ठंड, कोहरे और हिमपात की ट्रिपल स्ट्राइक से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर के कारण सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद। सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज रेल भवन से पालघर में आयोजित हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। 508 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में एक और बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। 27.4 किलोमीटर सुरंग निर्माण में से 21 किलोमीटर भूमिगत और 6.4 किलोमीटर सतही सुरंग का काम जारी है। महाराष्ट्र में कुल 7 पर्वतीय सुरंगों में पालघर स्थित MT5 का 1.48 किलोमीटर लंबा ब्रेक थ्रू पूरा हुआ है, जो इस श्रृंखला की सबसे लंबी सुरंग है। इससे पहले थाने BKC के बीच लगभग 5 किलोमीटर की पहली भूमिगत सुरंग सितंबर 2025 में पूरी हुई थी। अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माउंटेन टनल 5 के ब्रेक थ्रू को बड़ी उपलब्धि बताया। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। रेल मंत्री ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमेशा ही क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के नए मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा, बुलेट ट्रेन मध्यम वर्ग की सवारी बनेगी। तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक बड़ा इसमें गाइडेंस ये था कि हमें नए काम करने का नया तरीका इससे सीखना है और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट करना है, एक नया पैमाना सेट करना है। इस प्रोजेक्ट की ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बड़ी मजबूती देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे पहले स्वीकृत 24 परियोजनाओं के बाद ये एक और बड़ा कदम है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर खुशी भी जाहिर की कि अब PCB, कैपेसिटर, कनेक्टर, एनक्लोजर और लिथियम आयन सेल जैसे प्रमुख कंपोनेंट्स का निर्माण भारत में ही हो रहा है।
Today I am so happy to know that the anode material inside this cell will now be manufactured in India. This is the anode material. So this anode material will also now be made in India. That's a very, very heartening thing. PCB के हम global hub बन रहे हैं, साथ ही साथ PCB में use होने वाला copper cladding वो भी अब इंडिया में बनेगा. That is another way of understanding कैसे हमारी supply chain deepen हो रही है. वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने जानकारी दी कि इन नई परियोजनाओं में लगभग 41,800 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जबकि अनुमानित उत्पादन 2,58,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। इनसे करीब 34,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। We've got totally, as I said, 22 investments with a total investment of 41,863 crore, which are receiving their approval letters under the ECMS program today. In terms of distribution across the country, there are 8 states which are covered. There are 3 in Tamil Nadu, 4 in Karnataka, 3 in Andhra Pradesh, 4 in Maharashtra, 1 in Madhya Pradesh, 1 in Rajasthan, 3 in Haryana, and 3 in Uttar Pradesh. Of the total investment of 41,863 crore, we expect a total output eventually of 2,58,152 crore and an employment of 33,791 persons. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी का शीर्षक द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन है। ये प्रदर्शनी इसलिए विशेष है क्योंकि 1 सदी से अधिक समय बाद स्वदेश लाए गए पिपरवा अवशेष पहली बार आम जनता के सामने प्रदर्शित किए जा रहे हैं। 1898 में खोजे गए ये अवशेष भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन अवशेषों में माने जाते हैं। प्रदर्शनी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ भारत के गहरे सभ्यतागत जुड़ाव और देश की आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गुजरात के अहमदाबाद में 14वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो का भव्य शुभारंभ हो चुका है। इस प्रतिष्ठित आयोजन में 30 लाख से अधिक रंग बिरंगे फूलों का उपयोग कर आकर्षक और कल्पनाशील झांकियां तैयार की गई हैं, जो देश विदेश से आए पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को खूब लुभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लावर शो की कुछ आकर्षक तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि अहमदाबाद का फ्लावर शो हर किसी का मन मोह लेने वाला है। ये क्रिएटिविटी के साथ साथ जन भागीदारी का अद्भुत उदाहरण है। इससे शहर की जीवंत भावना के साथ ही प्रकृति से उसका लगाव भी खूबसूरती से प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ ये देखना भी उत्साह से भर देता है कि कैसे इस फ्लावर शो की भव्यता और कल्पनाशीलता हर साल निरंतर बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में इंडियन फार्माकोपिया 2026 को जारी किया। यह इंडियन फार्माकोपिया का 10वां संस्करण है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम काफ़ी मजबूत है और विश्व स्तरीय है। उन्होंने कहा कि ड्रग रेगुलेशन को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इंडियन फार्माकोपिया भारत की जन स्वास्थ्य की आकांक्षा का प्रतीक है। इंडियन फार्माकोपिया 2026 में टीबी उन्मूलन, एनीमिया मुक्त भारत के संकल्प को भी समाहित इसमें किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने साल भर की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद देश के विकास को मजबूती दे रही है। The technology was developed by the CSIR Institute in Mysuru, which is the Central Food Research Technology Institute, something like that. Yeah. And now we are also trying to apply the same
experience on developing other food products. So that is one of the beautiful examples of Swadeshi coming home. So it's Videshi adopting Swadeshi, and that is what is McDonald offering you in different preparations of the millet. भारत सरकार ताज़े पानी, खारे पानी और समुद्री क्षेत्रों में स्वदेशी मछलियों के प्रचार प्रसार पर जोर दे रही है। देश की विविध जलवायु और जलीय पारिस्थितिकी में 2800 से अधिक स्वदेशी मछली और शंखजीव प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 917 प्रजातियां मीठे पानी से, 394 प्रजातियां खारे पानी से और 1548 प्रजातियां समुद्री हैं। इन प्रजातियों को बढ़ावा देने से न केवल खाद्य सुरक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि जैव विविधता संरक्षण में भी मदद मिलेगी। हाल ही में अपने कोलकाता दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता मेट्रो को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अड़ियल रवैये पर सवाल खड़े किए थे। दरअसल राज्य सरकार चिंगरी घाटा इलाके में पिछले कई सालों से 366 मीटर मेट्रो लाइन को जोड़ने की इजाजत नहीं दे रही है, जिसके कारण कोलकाता में साउथ मेट्रो के जरिए आईटी हब और एयरपोर्ट से कोलकाता नहीं जुड़ पाया है। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चिंगरी घाटा में मेट्रो का काम 15 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया था। पूरे मामले पर डीडी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इसी जगह के बारे में बीजेपी नेता अमित शाह जी को पूछा गया था दूरदर्शन की तरफ से। आप देख सकते हैं कि ऊपर मेट्रो लाइन को जोड़ा नहीं गया और ये कई साल से हालत ऐसा है, करीब 366 मीटर की हाल ऐसा ही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ममता बनर्जी की पुलिस की तरफ से एनओसी नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को 4-5 घंटे के लिए बंद करना पड़ेगा कि मेट्रो रेल की तरफ से ये जो लाइन है, इस लाइन को जोड़ा जाए। और दूरदर्शन की तरफ से जब हमने सवाल पूछा था तो अमित शाह जी गुस्सा किए थे कि डेवलपमेंट के बारे में ना तमिलनाडु, ना केरल, ना तेलंगाना, किसी जगह पे इस तरह की रवैया उन्होंने देखे नहीं जो ममता बनर्जी बंगाल में ऐसी डेवलपमेंट की काम जिसके कारण साउथ कोलकाता को एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा या हमारे दाहिने तरफ कोलकाता की जो आईटी हब है उस हब को जोड़ा जाए, लेकिन क्रेडिट केंद्र को ना चला जाए, इसीलिए इस कनेक्टिविटी को जोड़ने नहीं दे रही है ममता बनर्जी। ऐसा ही है बंगाल की डेवलपमेंट की काम, ना जमीन दिया जाता है, ना इस तरह की काम करने नहीं दिया जाता है। उस दिन सवाल पूछे थे हम, आज ग्राउंड रिपोर्ट है डोना और पार्थो के साथ प्रसन्नजीत बख्शी, डीडी न्यूज़, कोलकाता। बढ़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि राज्य में जंगल राज जैसे हालात हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। गौरव भाटिया ने कहा कि जंगल राज पश्चिम बंगाल जैसा होता है। जंगल राज पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तत्वाधान में फल फूल रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतित करने वाली बात है। भारत के नागरिक और पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन सब व्यथित हैं। भाजपा ने घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा मुद्दा बताया। गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी वोट लूट और भ्रष्टाचार की राजनीति करती हैं और वसूली उनकी पहचान बन गई है। जहां वोट रोहिंग्या देंगे, भारतीय नागरिक
को डराया जाएगा अगर वो हिंदू होगा। वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको नॉमिनेशन नहीं फाइल करने देंगे। तो ये चिंताजनक भी है और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इस तरह के मनमानी करना और कानून को ध्वस्त करके राजनीति करना, इसका विरोध करेगी। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है। अभिषेक बनर्जी के विवादित बयान पर अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज उनके ऊपर तो केस होना चाहिए, अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार, जो ममता बनर्जी जब विरोधी नेत्री थे तब ये बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी का विरोध में बात किए थे, एक बंडल कागज स्पीकर का मुंह में फेंक दिए थे। आज मुख्यमंत्री होने के बाद क्या चेंज हो गया कि 180 डिग्री चेंज हो गया आपका? आज आप गणतंत्र का अगेंस्ट में आप बोल रहे हैं हम युद्ध घोषणा किया है। क्या युद्ध? गणतंत्र का अगेंस्ट में युद्ध? बंगाल के लोगों का अगेंस्ट में युद्ध? संविधान के अगेंस्ट में युद्ध? या संवैधानिक प्रतिष्ठान इलेक्शन कमीशन का अगेंस्ट में युद्ध, ताकि बंगाल के लोगों को एक स्वच्छ वोटर रोल ना मिले? आप लोग ये चाहते हैं? नहीं होगा। वोटर रोल स्वच्छ देंगे हम लोग। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें अभी और भी हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चुनाव आयोग को बदनाम करने का सिलसिला जारी है। कभी मतदाताओं के नाम कटवाने की फर्जी खबर फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो कभी चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांग और बीमार मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाकर पूरे राज्य में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। एसआईआर से बौखलाई टीएमसी की हताशा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग ने राज्य के जिन दिव्यांगों को मतदाताओं को सुनवाई केंद्र नहीं आने और उनके पास स्थानीय बीएलओ को खुद उनके पास जाने को कहा है, टीएमसी अब उन्हीं बीमार, वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को ढूंढ ढूंढ कर व्हीलचेयर, ई रिक्शा और एम्बुलेंस से सुनवाई केंद्र ले जा रही है। सवाल है कि जब राज्य चुनाव आयोग ने इन लोगों को सुनवाई केंद्र नहीं आने और बीएलओ को स्वयं उनके पास जाने को कहा है, तो टीएमसी कार्यकर्ता ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुनवाई केंद्र आने वाले कई मतदाताओं ने कहा कि टीएमसी समर्थक बीएलओ उन्हें सुनवाई केंद्र आने के लिए विवश कर रहे हैं। कर्नाटक में एक सर्वे में मतदाताओं ने ईवीएम पर भरोसा जताया है। भाजपा ने इस सर्वे को कांग्रेस की वोट चोरी वाली थ्योरी पर करारा जवाब बताया। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने सर्वेक्षण में राहुल गांधी के वोट चोरी के पूरे दावे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। ये सर्वे कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा कर्नाटक निगरानी एवं मूल्यांकन प्राधिकरण यानी KMEA के माध्यम से कराया गया था, जो कर्नाटक सरकार के योजना विभाग के अधीन एक स्वतंत्र निकाय है। अमित मालवीय ने कहा कि 84.55% नागरिक मानते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम के मामले में स्थिति और भी स्पष्ट है। 83.61% लोगों ने कहा कि ईवीएम भरोसेमंद है और सटीक परिणाम देती है। वहीं ईवीएम पर भरोसा 2023 में 77.9% से बढ़कर अब 83.61% हो गया है। ये तथ्य कांग्रेस के उस दावे को करारा झटका देते हैं जिसमें राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ वोट चोरी अभियान में सबसे आगे हैं। नागरिक स्वयं चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम में बढ़ते विश्वास को व्यक्त करते हैं।
और वहीं कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की ओर से कराए गए एक आधिकारिक सर्वेक्षण में ईवीएम को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार राज्य की एक बड़ी आबादी चुनावी प्रक्रिया और वोटिंग मशीनों को पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद मानती है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी के ईवीएम से वोट चोरी वाले दावों का कर्नाटक में उनकी अपनी ही सरकार ने फैक्ट चेक कर दिया। दरअसल कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने ईवीएम पर एक सर्वे पब्लिश कराया है। इस सर्वे में पता चला कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, जबकि ईवीएम पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। सर्वे में करीब 83% लोगों ने ईवीएम पर अपना भरोसा दिखाया है। भाजपा ने इस सर्वेक्षण को राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ बड़ा झटका बताया है। कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां बेल्लारी में बैनर फाड़ने के विवाद में बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विधायक पर केस दर्ज होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष के नेता चलावड़ी नारायण स्वामी ने आरोप लगाया कि जनार्दन रेड्डी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा बीजेपी ने इस मामले की जांच की मांग की है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि यह घटना सुनियोजित थी। बता दें कि वाल्मीकि प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम से पहले पोस्टर बैनर लगाए जा रहे थे। इसी बीच बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच बैनर लगाने को लेकर झड़प हो गई और इसी दौरान एक शख्स की जान चली गई। तभी से ही ये विवाद गहरा गया। गवर्नमेंट टारगेटेड ये है, स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि कांग्रेस एमएलए और कांग्रेस लीडरों की ये गैंग आके अभी फायर किया। फायर में टारगेट तो जनार्दन रेड्डी थे, मगर वो मिस फायर होके आपकी कार्यकर्ता अभी हत्या हो गया है। उसके वास्ते ये गवर्नमेंट इसका जिम्मेदारी लेना है। तुरंत एफआईआर एमएलए भरत रेड्डी के ऊपर होना चाहिए और उनकी साथी को अरेस्ट करना चाहिए। ये जाके सरकार क्या कर रहा है, जनार्दन रेड्डी को टारगेट कर रहा है, वो गलत है, क्योंकि ये इसमें वो नहीं आता। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भ्रामक दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक मार्च 2026 तक 500 रुपये के नोटों को एटीएम से बंद करने जा रहा है। हालांकि इस दावे को लेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने सच्चाई सामने रखी है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये दावा पूरी तरह फर्जी है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 500 रुपये के नोटों को बंद करने या उन्हें एटीएम से हटाने को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 500 रुपये के नोट पूरी तरह वैध हैं और पहले की तरह कानूनी मुद्रा बने हुए हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि अवश्य करें। एक और छोटा सा ब्रेक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 2023 के बेंगलुरु जेल रेडिकलाइजेशन मामले में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन पर आरोप है कि इन्होंने हथियार, गोला बारूद और डिजिटल उपकरण जुटाकर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ साजिश रची। ये साजिश 2008 के बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट केस में जेल में बंद कुख्यात आतंकी टी नसीर को कोर्ट ले जाते समय छुड़ाने की योजना का हिस्सा थी। चार्जशीट के अनुसार अनीस फातिमा की पहचान जुनैद की मां के रूप में हुई है। उसने परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल बेंगलुरु के अंदर टी नसीर को लॉजिस्टिकल सहायता और फंड मुहैया कराया था।
साथ ही हैंड ग्रेनेड और वॉकी टॉकी संभाले और फरार आरोपी सलमान खान को विदेश भागने में मदद की। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम शास्त्र 2026 में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर जमकर हमला बोला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से हमारे हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों सहित सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। ठंड का असर बढ़ने के कारण स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वो लगातार मैदानी हालात की निगरानी करें। सीएम ने यह भी आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त अलाव की व्यवस्था की जाए, जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति खुले में रात बिताने के लिए मजबूर न हो। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में तापमान काफी नीचे चला गया है। कुछ स्थानों पर पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया, जिससे शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। और शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में भी एहतियात बरती जा रही है और जिस तरह से आपने देखा कि कई राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम को नया मुख्य कोच मिल गया है। हॉकी इंडिया ने नीदरलैंड के सोड मारिने को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की। डच कोच मारिने दूसरी बार भारतीय टीम के मुख्य कोच बने हैं। इससे पहले उनके कार्यकाल के दौरान टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 4था स्थान हासिल किया था। मारिने के सहायक के रूप में मटियास वीला को नियुक्त किया गया है। 2017 से 2021 के बीच सोड मारिने के कार्यकाल में भारतीय महिला टीम की विश्व रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और टीम शीर्ष 10 में पहुंचने में सफल रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।